दोस्तों सादर वंदे। एक बार फिर शंकर जोशी आपके सामने। और आज किसी मुद्दे को लेकर आपके सामने नहीं आया हूं। आज एक सोच को लेकर आपके सामने आया हूं। आजादी के बाद आज तक 1947 से लगाकर आज तक जो यदि गहन विश्लेषण यदि किया जाए तो एक बात बहुत स्पष्ट रूप से आपके सामने आएगी। देश के किसी भी प्रधानमंत्री का उतना विरोध नहीं हुआ जितना कि प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी का हुआ। आज भी हो रहा है और यकीन मानिए आगे भी होगा। आखिर इसके पीछे वजह क्या है? अब मोदी के साथ साथ जो विरोध प्रारंभिक काल में जो मोदी का हो रहा था वो योगी का होना भी शुरू हो गया है। देखिए, बात लोकतंत्र की है और कहा जाता है कि लोकतंत्र में अभिव्यक्ति का अधिकार सबको है। तो इसका मतलब कि कहीं के अधिकार मेरे पास भी है कि मैं भी इस लोकतंत्र में होने वाली जो भी घटनाएं होती है उसके बारे में टिक्का टिप्पणी मैं भी कर सकूं। अब मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि मोदी और योगी जैसों का विरोध आखिर किस वजह से हो रहा है। ये पैटर्न समझ में थोड़ा नहीं आ रहा है। और थोड़ा आप, भारत की जनता बहुत जगी हुई जनता है, बड़े समझदार लोग हैं और इस पैटर्न को थोड़ा आप समझने की आप कोशिश कीजिए। भारत में आपने देखा होगा कि जो लोकतंत्र है वो लोकतंत्र जो कुछ ऐसी पार्टियां हैं, जो बड़ी पार्टियां हैं, लोकतंत्र वो उस पार्टियों के आसपास सिमटा हुआ है। या कहा जाए कि भारत का जो लोकतंत्र है उसके दरवाजे जो विभिन्न जो पार्टियां हैं उन पार्टियों के दहलीज से शुरू होता है। अब वो पार्टियां कोई भी हो सकती है। देखिए, पार्टी जब तक पार्टियां नहीं होगी तब तक लोकतंत्र नहीं होगा। और मैं तो चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा पार्टियां इस देश में हो, क्योंकि ये अधिक ज्यादा पार्टियां होना मतलब कि एक बेहतर लोकतंत्र की कहानी कह सकती है। परंतु यहां पर मैं शुरू करता हूं कि मुझे लोकतंत्र में जो बहुदलीय व्यवस्था हमारे यहां पर है, मेरा सवाल उस बहुदलीय सिस्टम के ऊपर ही है। मैं जो कहना चाह रहा हूं वो कहीं न कहीं उस बहुदलीय व्यवस्था के ऊपर ही मेरा प्रहार होगा। मसलन जैसे कि हम पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर सबसे जो पुरानी पार्टी है, ताकि इस पूरे पैटर्न से आपको ये बात भी समझ में आ जाएगा कि मोदी और योगी जैसे लोगों का विरोध क्यों हो रहा है। यहाँ मैं ये बात ये कर ही नहीं रहा हूं कि आलू की कीमतें क्या है, टमाटर की कीमतें क्या है, गैस की कीमतें कितनी बढ़ जाए तो और कितनी कम हो जाए तो सरकार की तारीफ करनी चाहिए या प्रशंसा करनी चाहिए। जो विकास हो रहा है मैं उसकी बात भी नहीं करता हूं, क्योंकि 70 सालों में ये विकास के जुमले हमने बहुत सारे सुने। और हम देरी तो हम में इतना भी है कि जब पिछले 70 सालों में यदि नहीं हो पाए तो 5-6 साल में मोदी क्या उखाड़ लेंगे। इसलिए मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, पर मैं इस पैटर्न की बात कर रहा हूं जिस पैटर्न पे एक जो जबरदस्त विरोध देश के प्रधानमंत्री के कुर्सी पे, पद पे जो व्यक्ति बैठा हुआ है उसका जो विरोध हो रहा है, उसमें पैटर्न की बात कर रहा हूं। आप देखिए, जब सबसे पुरानी पार्टी इस देश में वयोवृद्ध पार्टी कांग्रेस, ठीक है, बिल्कुल सही है कांग्रेस। मैं एक पार्टी की बात करता हूं ताकि लोकतंत्र किस प्रकार से पार्टियों का गुलाम बन जाता है और किस प्रकार से वो पार्टियां जब परिवार की गुलाम बनती है तो फिर आप लोकतंत्र को इस प्रकार से यदि कह सके हम कि सच्चे लोकतंत्र की परिभाषा शायद हम लोग तय नहीं कर सकते। सबसे पहले जैसे कि सबसे पुरानी पार्टियों में से एक है, हमारी जो पुरानी पार्टियों में से एक सबसे जो भारत की वयोवृद्ध पार्टी है कांग्रेस पार्टी है। शायद उसकी जन्म शताब्दी भी पूरी हो चुकी है। कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान भी रहा, देश को आजाद कराया। इसमें भी हालांकि मेरा काफी कुछ कहना है। सिर्फ कांग्रेस ने आजाद कराया तो भगत सिंह, चंद्रशेखर, ये लोग कौन थे, अशफाकुल्लाह खान, ये लोग कौन थे? चलो उस पर बात नहीं करते हैं, वर्तमान राजनीति की बात करते हैं। कांग्रेस, अब देखिए इसका जो स्टार्ट से लगाकर देश के पहले प्रधानमंत्री बने नेहरू गांधी खानदान तो बड़े बाद में आया। नेहरू की मृत्यु के बाद इंदिरा गांधी के साथ उनका बेटा संजय गांधी, फिर उसके बाद राजीव गांधी के बाद सोनिया गांधी,
राहुल गांधी, अब प्रियंका गांधी। प्रियंका रॉबर्ट वडेरा तो क्या नाम ठीक नहीं लगता है, परंतु अभी एक नई लॉन्चिंग की तैयारी चल रही है प्रियंका गांधी। और यहां तक कि उनके दामाद रॉबर्ट वडेरा भी अब शायद लगता है कि राजनीति जल्दी से जल्दी वो ज्वाइन कर ही लेंगे, क्योंकि उनकी जो पिछले कुछ दिनों से जो उनकी प्रतिक्रिया आई उस प्रतिक्रिया से इसे लगता है। मतलब ये कि पूरी जो कांग्रेस है, जो कि भारत में एक लोकतंत्र की, जिसे कि सबसे बड़ी पार्टी कहा जा सकता है, जो लोकतंत्र की आधार स्तंभ जिसे कहा जाता है, वो अभी एक पार्टी के चारों तरफ सिमट के रह गई है। अब आप उम्मीद भी नहीं कर सकते हो कि कांग्रेस पार्टी में सोनिया गांधी के खिलाफ कोई फैसला हो जाए। आप जो G23 गुट है उसका क्या असर हुआ आप देख ही सकते हो। पहली पार्टी की मैंने बात की, आप उसी प्रकार आप जाइए तमाम पार्टियों पे जाइए, आप देखिए वहां पर कहीं की, जैसे कि शेख अब्दुल्ला कश्मीर में, उसके बाद उनका जो बेटा है फारूक अब्दुल्ला, फिर उसके बाद उमर अब्दुल्ला। आप देख लीजिए कि उनका लगातार शासन वहां से चला आ रहा है। इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि मुफ्ती मोहम्मद, फिर उनकी बेटी महबूबा मुफ्ती, इन्हें देख लीजिए, उनका एक प्रकार से जम्मू कश्मीर में उनका वर्चस्व ही है। आप यदि थोड़े चल के थोड़े हिमालय से नीचे उतर के तराइयों में आ जाए, तलहटी में आ जाए, तो आप देखिए यूपी देखिए, जहां पर दो परिवारों का राज चलता आया हमेशा से, एक तो मुलायम सिंह यादव और एक लालू प्रसाद यादव। आप देखिए उस पार्टी के साथ भी क्या हुआ, मुलायम सिंह यादव, उसके बाद अखिलेश यादव, और यहां तक कि इस यादव उसके बाद डिम्पल यादव, जिसे कन्नौज सीट से लड़ाया गया। अर्थात कि आप मुलायम सिंह यादव के परिवार में, उनके रिश्तेदार में कोई भी ऐसा नहीं रहा जिन्होंने की सत्ता की मलाई को चाटने में कहीं कमी रखी हो। अर्थात कि सभी को अलग अलग विभाग भरपूर तरीके से बांटे गए उनके कुनबे में। आप इसे यदि आप गूगल पे जाके सर्च करें तो आपको इस बात का पता चल भी जाएगा। एक भी व्यक्ति शायद ऐसा नहीं रहा हो कि जिसे सत्ता की मलाई जिन्हें नहीं मिली हो। आप उधर फिर आगे थोड़ा उसी यूपी में बात करें तो हम लालू प्रसाद यादव जब स्थिति ऐसी बनी, जेल जाने की नौबत आई, तो राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया, अंगूठा छाप एक मुख्यमंत्री मिली बिहार को। अब उसके बाद रही कि आप तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव। अब कभी कुछ रही थी तो उन्होंने अपनी बेटी मीसा को राज्यसभा का सदस्य के रूप में नॉमिनेट करके भेज दिया गया था। उस परिवार का पूरा बायोडेटा निकाल दीजिए, चाहे उस परिवार की बहू हो, बहू का पिता हो, या फिर बहू के रिश्तेदार हो, या बेटों के आसपास के रिश्तेदार हो, सभी रिश्तेदार किसी न किसी प्रकार से, एक प्रकार से उस पूरी पार्टी को, जो कोई भी पार्टी जिसे हम लोकतंत्र की आधार स्तंभ कहते हैं, उसके ऊपर एक प्रकार से उन्होंने कब्जा जमा रखा। यदि आप दक्षिण में चले जाइए, जनता दल सेकुलर के देवगौड़ा, आपने देखा होगा कि वो एक बार बड़े एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर बने। उनके बेटे कुमार स्वामी ने उनके वापस जो बड़े भाई है, जो तीसरे जो भाई है, उन्होंने अपने ससुर तक को की पद दे दिया था, परिवहन विभाग में उन्हें मंत्री बना दिया गया। आप देखिए यहाँ तक कि देवगौड़ा ने अपने जो दोनों पोते हैं उन्हें भी राजनीति में लॉन्च करने की तैयारी कर ली उन्होंने। अर्थात कि पूरा जो जनता दल सेकुलर है, कहीं के आसपास इसके चारों तरफ आप चल रहा है। आप तेलंगाना में चले जाइए, चंद्रशेखर राव टीआरएस के, आप देखिए वो तो सत्ता पे बैठे हुए ही। उसके अलावा उनका बेटा जो रामा राव, जिसे मंत्री बना दिया गया, बेटी उसकी थी जिसका नाम था, देख लेता हूं मैं, बेटी कविता, जिसे निजामाबाद से क्या बना दिया गया, निजामाबाद से जिसे सांसद बना दिया गया। अर्थात कि देखा जाए कि पूरी टीआरएस कहीं की परिवार के चारों तरफ एक चक्कर काटते हुए में लग रही है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये जो बीमारी है ये सिर्फ दूसरी पार्टियों में है, कहीं की ये बीमारी थोड़ी कमतर होकर, आप देखिए आप बंगाल में चले जाइए, ममता बनर्जी, उनका राजनीतिक संघर्ष बड़ा कमाल का रहा, परंतु जब अब सत्ता एक अपनी परिवार के हाथों में सिमटने जा रही है, उन्होंने अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को, जो कि उम्र में बहुत ही कम है, फिर भी बहुत ज्यादा अधिकार उसे दे दिए। अर्थात कि ममता बनर्जी जो वंशवाद की विरोधी थी, वो कहीं की आकर उसी लाइन पे, एक जो कि रटी रटाई जो लीक होती है लाइन होती है, उस लाइन पे वो चलने के लिए तैयार हो गई। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सिर्फ बीमारी, जो वंशवाद की बीमारी सिर्फ कांग्रेस या इन अन्य दलों में है, ये बीमारी कहीं न कहीं करके आप देखोगे तो दूसरी पार्टियों में भी घर करती जा रही है। चाहे बीजेपी भी है, जैसे येदियुरप्पा है,
इसके अलावा मेनका गांधी जिन्होंने अपने बेटे को भी बना दिया। और इस प्रकार आप जो बीजेपी में भी जो बड़े नेता हैं वो जो अपने बच्चों को लॉन्च कर रहे हैं या उन्हें सांसद का या विधायक का टिकट देके जो मंत्री पद बनाने के लिए जो कर रहे हैं, तो ये बीमारी कहीं न कहीं दूसरी पार्टियों में भी आ गई, ये मैं मानता हूं। और मेरा ये मानना है कि मैं वंशवाद का विरोधी नहीं हूं। मेरा सिर्फ ये है कि यदि कोई योग्य है और अपने बलबूते पर अपनी प्रतिभा से वो राजनीति में आना चाहे तो उसका स्वागत है। परंतु ये कहीं पर भी इन पार्टियों के सिलसिले में देखा जाए तो इन सभी वंशावलियों की यदि तुलना की जाए तो योग्यता के मामले में तो इस मानदंड पर कोई खरा उतरता नहीं। मेरे कहने का मतलब यहां पर यह है कि किसी पार्टी के किसी नेता का कोई बेटा यदि उसे यदि टिकट दिया जाए और उसे चुनाव लड़वा के जितवा दिया जाए, ये तो थोड़ा बहुत ये समझ में आता भी है। इससे देश के लोकतंत्र को कोई बड़ा नुकसान नहीं है। पर आप ये सोचिए कि देश की जो सबसे बड़ी जो पार्टियां हैं, उस बड़ी पार्टी जो कि लोकतंत्र के निर्माण में जिसका एक प्रत्यक्ष रूप से सबसे बड़ा योगदान होता है, उन सभी बड़ी पार्टियों के ऊपर परिवार ने जो कब्जा जमा के रखा है वो किसी भी लोकतंत्र के लिए घातक हो सकता है। और आज जो विरोध के स्वर सबसे ज्यादा मुखर यदि है तो वो सिर्फ मोदी के विरोध में या योगी के विरोध में सबसे ज्यादा यदि कोई मुखर है या सबसे खिलाफत या जो सबसे ज्यादा विरोध जो कर रहे हैं वे वही लोग हैं जिन्होंने अपनी अपनी पार्टियों को अपने अपने परिवार की बपोती बना लिया। कोई यदि कोई पार्टी किसी परिवार की बपोती बनती है तो वो लोकतंत्र के लिहाज से घातक क्यों है? क्योंकि इन लोगों ने इस पूरे भारत के लोकतंत्र को अपने परिवार के द्वारा संचालित, पार्टियों के माध्यम से द्वारा संचालित एक विशेष प्रकार की इस भारत को प्राइवेट प्रॉपर्टी समझ दिया या एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी समझ दिया कि हमारा परिवार है, हमारे परिवार में ये लोग राजनीति करेंगे और उस परिवार के हिसाब से देश की राजनीति चलेगी। तो ये देश के लिए सबसे बड़ा घातक हो जाता है। और मोदी और योगी का विरोध ये हुआ क्योंकि उन सभी जो परिवारवाद के द्वारा संचालित जो पार्टियां हैं उन सभी को ये अच्छी तरीके से लग रहा है कि न तो मोदी का कोई परिवार है न योगी का परिवार है, और आने वाले समय में ये जब तक ये लोग राजनीति में रहेंगे और अपने बाद अपने पीछे अपने कोई निशान ये छोड़ के भी नहीं जाएंगे। देश के प्रति जो उन्होंने वफादारी की है, काम किया है, उसके अलावा वो अपने पीछे किसी वंश को छोड़ के नहीं जाएंगे। और जहां पर भी मोदी और योगी जैसे लोगों का जो सटीक जो विरोध होता है इस वंशवाद की राजनीति पे होता है। और ये सभी जो बड़े पार्टियों के जो बड़े नेता है यदि मोदी के पीछे हाथ पैर धो के यदि पड़े हुए तो इनके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि जिस बुनियाद के ऊपर ये सभी बड़ी पार्टियां टिकी हुई है उसके नीचे से जाजम हटाने का काम मोदी कर रहा है। मोदी का विरोध सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि देखो मोदी जैसा व्यक्ति यदि इतना जिससे जो बोल्ड फैसले उस व्यक्ति ने लिए उतने फैसले किसी और ने लिए होते, पर यहाँ पर तो उसके उतने गुणगान होते, पर ये लोग गुणगान नहीं कर सकते क्योंकि आप देखिए जिनको तारीफ करनी चाहिए थी वही देश में विरोध का एक माहौल पैदा कर रहे हैं। और वो लोग तारीफ करके मोदी जैसे व्यक्ति की तारीफ करके वो अपना जो मार्केट है, उनका जो बाजार है, जो परिवार की जो राजनीति है उस राजनीति को खत्म कर नहीं सकते हैं। और उनका विरोध और आगे से आगे प्रखर होता जाएगा क्योंकि उन्हें पता है कि मोदी जैसा व्यक्ति या योगी जैसा व्यक्ति कोई भारतीय राजनीति में रहेगा तो वंशवाद की राजनीति की जो चलती फिरती चारों तरफ जो दुकानें वो दुकानें बंद हो जाएगी। इनका विरोध पहली बात इस बात के लिए है और ये लोग विरोध करते ही रहेंगे। अब दूसरी बात कि यदि मोदी का विरोध होता है, जैसे कि आप ल्यूटियंस जोन्स के जो पत्रकार है, जो दिल्ली में बैठे हुए विशेष वर्ग के पत्रकार है, जो अपने आप को बुद्धिजीवी कहते हैं, जो धर्मनिरपेक्षता का बड़े समर्थक बनते हैं, जो मानव अधिकारों के बड़े समर्थक बनते हैं, जो बात बात में लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, मेरा सवाल उनसे क्योंकि सबसे ज्यादा विरोध उनकी तरफ से होता है। मुझे नहीं लगता है कि किसी गरीब व्यक्ति को मैंने मोदी का विरोध करते हुए देखा है। यदि कुछ चीजों के दाम बढ़ भी जाए तो गरीब व्यक्ति के मन में मोदी को लेकर कोई शंका नहीं है, शक सुबह उनके मन में है ही नहीं। सबसे ज्यादा जो विरोध की आवाज उन लोगों के द्वारा उठाई जाती है। इस पूरे नैरेटिव जो जिस प्रकार से नैरेटिव सेट किया गया है उस नैरेटिव को आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। मसलन जैसे कि मोदी यदि खराब है, मोदी की नीतियां यदि गलत है, तो फिर क्या वजह है कि मोदी की वजह से बीजेपी जीतती जा रही है और लगातार जीतती जा रही है। एक दो चुनावों की जो बिल्कुल जिसे कहते हैं कि बड़े कंपटीशन वाले चुनाव रहे थे
उन चुनावों को यदि छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर जगह में मोदी जो लहर है वो कायम है, और मोदी जहां पर भी जाते हैं तो इसका मतलब ये कि वो जीतते हैं। यदि मोदी गलत है, जो कि विरोध का जो माहौल चारों तरफ सेट हो रहा है, उस माहौल को देखते हुए यदि लगता है कि मोदी गलत है, तो इसका मतलब कि मोदी को जीतना नहीं चाहिए। लोग यदि मोदी प्रचार करने के लिए जाए तो मोदी जी के खिलाफ में वोट पड़ने चाहिए, पर उनके खिलाफ में वोट पड़ते हुए कहीं नजर नहीं आए। इसका मतलब ये कि जिन लोगों ने वोट देकर मोदी को जिताते हैं, इसका मतलब या तो वो मूर्ख है, या वो तमाम बुद्धिजीवी जो बैठ के 24 घंटे टीवी चैनलों के ऊपर मोदी विरोध की जो एक चर्चा चलाए रखते हैं, जो पत्रकार चलाए रखते हैं, या तो वो गलत है। मैं राजनीतिक पार्टियों की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो तो मोदी का विरोध करेंगे ही करेंगे, क्योंकि वो विरोध नहीं करेंगे तो उनकी दुकानें कब की बंद हो जाएगी, इसलिए उनका विरोध करना समझ में आता है। जैसे मोदी का जो सबसे ज्यादा विरोध होता है कि उनके लिए एक छवि बना रखी कि हिंदुत्व प्रोटेक्शन की, कि हिंदुत्व को प्रोटेक्ट किया हुआ है, हिंदुत्व की बात करते हैं मोदी। नहीं, आप थोड़ा इस पैटर्न को समझिए। आजादी के बाद से लगाकर अब तक 2014 तक वोटों का ध्रुवीकरण होता रहा है। हाँ, पर वोटों का ध्रुवीकरण सिर्फ मुसलमानों का होता रहा है। जो मुस्लिम जो वोट है भारत में, उन तमाम वोटों का ध्रुवीकरण पिछले 60-70 सालों से होता आया है, और कोई भी राजनीति का मामूली से मामूली जानकार भी इस बात को वो कभी भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता है। मतलब ये कि पिछले 70 सालों से जब मुस्लिम वोटों का यदि ध्रुवीकरण यदि होता आया है, और मुस्लिम वोटों की ध्रुवीकरण से उन परिवारवाद की राजनीति करने वाले लोगों को जब तक फायदा होता आ रहा है, अर्थात कि मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण की बात करने वाले उन्हें जब इतना धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है, इस बार ये हुआ है कि 2014 के बाद पहली बार हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण हुआ है। और जो आग लगी पड़ी है सभी पार्टियों में, उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि आखिर हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण आप कर कैसे सकते हो। और जैसे बात पे इसी बात पे लेकर बहुत बार मोदी जी को या योगी जी को बहुत गालियां पड़ती है, और वैसे गालियों के मामले में तो उनका अभूतपूर्व रिकॉर्ड है। जितनी गालियां देश के प्रधानमंत्री के लिए मिल चुकी है, जो शब्दों की माला हम उन्हें पहना चुके हैं, उसकी तो कोई मिसाल नहीं इस दुनिया में। मेरा एक सवाल ये कि जैसे कि अक्सर मोदी को कहा जाता है कि भाई वो मुस्लिम प्रत्याशी को उम्मीदवार नहीं बनाते हैं, उनका उम्मीदवार मुस्लिम प्रत्याशी नहीं होता है। बात ठीक है, चलो समझ में आ गई। एक मैं सुलगता हुआ सवाल आप लोगों के लिए, एक सीधा सा सवाल मेरा ये, मुझे आप लोग ये बता दीजिए कि पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में जहां पर भी 35 से 40% से अधिक आबादी यदि जिस जगह पर मुसलमानों की है, जिस विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र में 35 से 40% से ऊपर की आबादी यदि मुसलमानों की है, आज तक क्या वहां पर कोई भी मुस्लिम उम्मीदवार के अलावा क्या वहां कोई जीता? मैं ये कह रहा हूं कि जहां पर ऐसे भी विधानसभा क्षेत्र, लोकसभा क्षेत्र जहां मुसलमानों की आबादी बहुत कम है, वहां पर भी जो मुसलमान है, मुसलमान कैंडिडेट जीत के आए हुए हैं अलग अलग पार्टियों पर मुझे आप ये बता दीजिए कि जहां पर मुस्लिम वोटों की आबादी 40% से अधिक है, क्या वहां पर कोई भी मुसलमान गैर मुस्लिम व्यक्ति आज तक जीत सका? तो आपको लगेगा कि नहीं। अब आपको होगा कि वायनाड से राहुल गांधी जीत गए, तो राहुल गांधी क्या है, इसके बारे में मुझे कोई टिप्पणी करने की, व्यक्तिगत टिप्पणी करने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। कहने का मतलब ये कि जब 40% मुसलमान एक होकर जब वोट देने की बात करते हैं, और फिर भी वो धर्मनिरपेक्ष बने रह सकते हैं, या वो जिन पार्टियों को वोट देते हैं वो पार्टियां धर्मनिरपेक्ष का झंडा बहुत ऊंचा बनाए रखती है, उसी तरफ दूसरी तरफ यदि 80 करोड़ हिंदू जो है इस देश में, उस 80 करोड़ हिंदुओं को एक करने की बात कोई करे, तो वो फिर कट्टर कैसे हो सकता है? उसके ऊपर आप कट्टरता का जो एक तमगा है वो उसे क्यों दे देते हो? और यही काम हो रहा है अभी। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सब हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि इस देश में जितने वोटर है उसमें 80% हिंदू है, पर सबको ये भी पता है कि ये हिंदू पिछले 70 साल से कभी भी एक मुश्त होकर एक जगह इन्होंने वोट दिया नहीं है। अर्थात कि 80% जो वोटरों में जो हिंदुओं की संख्या होती है वो जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, स्टेट के नाम पे, भाषा के नाम पे, या अपने अपने धर्म के नाम पे वो बढ़ जाता है। जैसे कि 10%, 15%, 17, 20, 22% ये बढ़ जाता है। और उन सभी जो परिवारवाद की राजनीति करने वाली जो पार्टियां हैं,
जिन्होंने कि अपनी इस लोकतंत्र को अपनी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना दिया है, उन्होंने पिछले 70 सालों से एक ही काम कर रखा कि जो 40% जो वोटर है या जो 30 या 35% वोटर है, इनका बंटवारा बहुत कम कंडीशन में होता है। इसलिए उन्होंने उस वोट बैंक को हमेशा साध रखा, और उस वोट बैंक को साधते हुए यदि उन पार्टियों को हम धर्मनिरपेक्ष कह सकते हैं, तो मोदी और योगी जैसा व्यक्ति यदि 80% जो हिंदू है, उस हिंदू के वोट बैंक को यदि वो साधने की कोशिश करता है, यदि वो उनके हित की बात करता है, तो वो फिर कम्युनल कैसे हो गया, कट्टर कैसे हो गया। मसलन ये कि 80 करोड़ हिंदुस्तानियों की जो बात, मतलब ये कि 80 करोड़ हिंदुस्तानियों के हितों की बात करना ही गलत हो गया है। अब आप देखिए चारों तरफ हिंदुओं के बीच में एक जो चेतना पैदा होने का, देखो ये जो चेतना पैदा होने का काम हो रहा है, उससे दूसरी पार्टियों की सुलगी पड़ी है, क्योंकि उन्हें अच्छी तरीके से पता है कि यदि ये हिंदू एक हो जाता है तो फिर ये किसी को मानने वाला नहीं है। अब आप ये देखिए कुछ जगह पर डोसना में भी एक हुआ था कि भाई वहां पर एक बैनर लगाया गया था जहां पर कि भाई मुसलमानों का उस पर प्रवेश वर्जित है। तो सिंपल सी बात है, यदि हिंदू नहीं चाहता है कि कोई मुसलमान उस मंदिर में आए तो दैट्स ऑल, नहीं जाना चाहिए, क्योंकि गैर नमाजियों को तो आप भी अपनी मस्जिद में प्रवेश नहीं देते। पर उसके ऊपर कभी भी हिंदू ने कोई आवाज नहीं उठाई। अब यहां पर किसी मुसलमान ने वहां पर असामाजिक हरकत करने की कोशिश की, उसे उसके साथ मारपीट किया गया, देश में नैरेटिव सेट किया गया कि एक मुसलमान को एक मंदिर में मार दिया गया, एक उसकी पिटाई की गई। अब आप देखिए पहले एक मंदिर में वो बैनर लगाया गया था, पिछले कई दिनों में आप देखिए जगह जगह आप बैनर देख रहे, पोस्टर देख रहे हैं, बाहर जो तख्तियां लगी हुई है, अब सैकड़ों मंदिर में तख्तियां टंग चुकी है। अर्थात कि ये जो हिंदुओं का जो काया पलट हो रहा है, अर्थात कि हिंदू पहली बार अपने अधिकारों के लिए जो मुखर हो रहा है, और उन्हें ये पता है कि इस मुखरता के पीछे योगी और मोदी जैसे लोगों का हाथ है। और इसलिए दूसरी पार्टियों के पेट में मरोड़े जिस बात को लेके उठ रही है, वो इसी के लिए उठ रही है कि आखिर ये जिस दिन हिंदू एक हो गया, क्योंकि अब सबसे बड़ा है कि इनको तकलीफ क्या है, वो हिंदू एक होने से तो ये भी तो है कि वो सभी पार्टियां भी यदि हिंदुत्व की बात करें, हिंदू के लिए एक हो जाए। आप ये संभव है, पॉसिबल है, ये हो सकता है कि वो भी तो हिंदुओं का सपोर्ट ले सकते हैं, परंतु उन्हें ये अच्छी तरीके से पता है कि पिछले 70 सालों में इन्हीं पार्टियों ने हिंदुओं के साथ, हिंदुत्व के साथ जो अन्याय किया है, इन्होंने हिंदुओं के साथ जो दोगला रवैया अपनाया है, उसके लिए ये तमाम जो हिंदू है किसी भी प्रकार से उन पार्टियों को कभी माफ नहीं करेंगे। इसलिए हिंदू यदि एक हो जाते हैं तो उनका एक मिला जुला एक वोट हम ले नहीं सकते, वो वोट सीधे सीधे किसी भी प्रकार से मोदी, योगी या बीजेपी की झोली में जाएगा। इसलिए वो चाहते हैं कि हिंदू एक ना हो। आप देखिए जब राम मंदिर का जब निर्णय आया, उसके पहले पिछले सालों में एक ऐसा इस टाइप से नैरेटिव सेट किया गया था, पूरे देश में आग लग जाएगी, ये होगा वो होगा, और डरे हुए कहीं कहीं मन में, एक भारतीय होने के नाते मन में मेरे भी भय था, पर ये भय इस बार थोड़ा कम था, क्योंकि लगा कि निर्णय यदि आ भी जाए तो दिल्ली की उस राजगद्दी पे दिल्ली की प्रधानमंत्री के उस कुर्सी के ऊपर मोदी बैठा हुआ है और यूपी में योगी बैठा हुआ है, होने तो नहीं देगा। और नहीं हुआ, कहीं पर एक पत्थर भी नहीं चला, और जो 200 साल से जो मामला लटका हुआ था उसका बड़ा आसानी से समाधान हो गया। अब देखिए जो आसानी से जो समाधान हुआ है वो पच नहीं रहा है। मैं बताऊं दूसरी पार्टियों के मन में क्या है कि यार इतना आसानी से ये हो कैसे गया, 200 साल पुराना मुद्दा इतना आराम से निपट कैसे गया, क्योंकि वो पार्टियां चाहती थी कि कहीं न कहीं दंगे हो, सांप्रदायिक दंगे हो। जब जितने ज्यादा दंगे होंगे तो उससे हम जो मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण है अब और तेजी से कर पाएंगे, वो हमारे फेवर में लामबंद होंगे। पर कहीं कोई दंगा हुआ नहीं। यदि छोटा मोटा यदि कहीं हो भी गया तो उसे निपटाया गया, क्योंकि मुसलमान भी अंधे नहीं है, उन्हें भी दिखता है देश में कौन कैसा क्या काम कर रहा है, उन्हें दिखता है। अब बताइए आप, मैं जैसे कि बताऊं मैं आपको, ये कोरोना, अभी एक दो दिन पहले राहुल गांधी का ट्वीट देखा था कि अचानक किए गए लॉकडाउन की वजह से डिजास्टर, भारत में एक विध्वंस आ गया। अरे गोचू, थोड़ा तो कुछ समझने की कोशिश कर। जो भारत देश आज पूरे विश्व में कोरोना की लड़ाई में नेतृत्व कर रहा है, एक प्रकार से समझ लीजिए कि कोरोना एक जंग, एक युद्ध के मैदान की तरह, कुरुक्षेत्र की तरह है, और जिसका सारथी आज भारत बना हुआ है। भारत के 70 से 80 देशों में कोरोना की वैक्सीन हम पहुंचा रहे,
पूरी दुनिया में जगह जगह मोदी के बैनर लगे हुए हैं थैंक्स कहने के लिए कि थैंक्स मिस्टर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू गिविंग कोविड वैक्सीनेशन। उन्हें बधाई दी जा रही है। और जहां तक कि भारत में मरने वालों की संख्या है, वो औसतन सभी देशों में मरने वालों की संख्या से उसकी जो अनुपात है वो भारत में कम ही है। फिर भी कहा जा रहा है कि नहीं, कारण क्या है वो कहेंगे, विरोधी कहेंगे, क्योंकि उन्हें कोई मसला नहीं मिल रहा है कि मोदी या इन लोगों का विरोध कर सके। उस विरोध पे उनके पास कोई मसाला नहीं है, तो उन्हें ये कहना ही पड़ेगा, क्योंकि उन्हें कोई न कोई, जैसे कि मोदी कहीं के सक्सेस से कोई माहौल क्रिएट करने के लिए कुछ न कुछ तो उन्हें करना पड़ेगा। और कुछ में वो इतनी घटिया से घटिया स्तर पे उतर जाते हैं कि जिसके बारे में कहना मुझे तो ठीक भी नहीं लगता है। मैं ये कह रहा हूं कि यदि कोई प्रधानमंत्री यदि अच्छा काम करता है तो अच्छे काम की तारीफ भी होनी ही चाहिए, ताकि आप विरोध करने का हक रख सको। अब मैं ये बताऊं कि मिस्टर वेटिंग प्राइम मिनिस्टर राहुल गांधी, मैं आपकी बात करता हूं, आपने अंतिम बार या कभी भी एक बार भी कभी मोदी की तारीफ की? करोड़ों शौचालय बनने के बाद क्या मोदी तारीफ का हकदार नहीं था? करोड़ों पीएम आवास बनने के बाद क्या मोदी तारीफ के हक नहीं थे, तारीफ के हकदार नहीं थे? देश के हर गांव तक बिजली पहुंचाने के लिए क्या मोदी तारीफ के हकदार नहीं थे? जब उन्हें विश्व स्तर पर सम्मानित किया गया, क्या मोदी तारीफ के हकदार नहीं थे? धारा 370 को एक झटके से हटा के जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा बना दिया और एक भी खून की बूंद बहे बिना, क्या तब मोदी तारीफ के हकदार नहीं थे? सर्जिकल स्ट्राइक की, उसके अंदर घुस के मारा हमने, पाकिस्तानियों के अंदर घुस के मारा हमने, क्या तब मोदी तारीफ के हकदार नहीं थे? जब हमने एयर स्ट्राइक की और हमने बमबारी की पाकिस्तान के अंदर घुस के एलओसी के अंदर, क्या तब मोदी की तारीफ आपके द्वारा नहीं की जानी चाहिए थी? भारत और चीन के बीच में जो जंग हुआ, अंततः चीन को अपने बोरिया बिस्तर समेट के वापस पीछे हटना पड़ा, तब क्या मोदी तारीफ के हकदार नहीं थे? पर मुझे आप ये बताइए कि किसी भी एक भी मुद्दे के ऊपर आपने मोदी की कभी तारीफ की? और जो व्यक्ति तारीफ नहीं कर सकता है वो विरोध का हक भी खो देता है। और आपने सिर्फ ये किया, विरोध दर विरोध, विरोध दर विरोध और विरोध के लिए विरोध। इसलिए आपका विरोध भी अब बेमानी होने लगा है। आपकी जो ट्विटर पे है छोटे छोटे बच्चे उसके मीम बना के मजाक उड़ाया करते हैं। इसलिए दोस्तों सीधी सी बात है कि आने वाला जो समय है वो देश के लिहाज से और विकट होने वाला है, क्योंकि ये सवाल ये नहीं कि ये विकास की लड़ाई नहीं हो गई, ये हिंदुत्व की लड़ाई नहीं होगी, अब ये अस्तित्व की लड़ाई हो गई है। मेरा अभी भी मानना है कि जो मोदी ने जो कड़े फैसले लिए हैं और भी उन्हें कड़ा होने की जरूरत है। आप ये मत देखिए कि अगला चुनाव आप जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, जनता आपको जिताएगी नहीं, पलट के देखने की आपको जरूरत नहीं है। आपने जब इतने सटीक और कठोर फैसले लेके जब काम किया, जब आपने एनआरसी जब लागू कर दिया, धारा 370 आपने लागू कर दिया, 3 तलाक हटाने के लिए आपने काम कर दिया, तो कुछ बड़े फैसले और ले लीजिए। इस देश में सबसे बड़ी आने वाले समय में सबसे बड़ी जो उलटफेर होगा आने वाले समय में, यदि 50 साल के बाद पलट के देखा जाए तो इस देश में कहीं ऐसा नहीं हो कि मुस्लिम आबादी और हिंदुओं की आबादी 50-50% हो जाए, और ऐसा होगा क्योंकि हिंदू हम दो, हमारे दो के फलसफे पर चल पड़ा है, पर मुसलमानों के बीच में वो चेतना आज भी नहीं है। इसलिए आप कुछ करो, जनसंख्या नियंत्रण बिल आप लाइए, आपका विरोध होगा, होना चाहिए। धारा 370 के समय हुआ उस प्रकार से भी हो सकता है। ये जितने भी जो नरभक्षी जो भेड़िए हैं आपके इर्द गिर्द चारों तरफ, वो हो हल्ला मचाएंगे, वो आसमान सर पे उठाएंगे और वो वही करेंगे जो करने के लिए वो पार्टियां बनी हैं, वो लोग बने हैं और पिछले 70 सालों से वो यही कर रहे हैं। और हम उन्हें उनसे हम सुधरने की उम्मीद कर भी नहीं सकते हैं और हमें उन्हें सुधारने की जरूरत भी नहीं है। ये इसी प्रकार से यदि चलते रहे तो आने वाले समय में वो इतिहास का हिस्सा बन जाएंगे। पर जो कठोर फैसला लेना है आप ले लीजिए। एनआरसी लागू करनी है तो पूरे देश में आप लागू कर ही दीजिए। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है कि जनसंख्या नियंत्रण बिल को जल्दी से जल्दी आप लाइए और इसे लाइए, और ये क्योंकि आने वाले समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। देखिए, अब जितना कोई विरोध आपका कर सकता था ये कर चुके हैं। जितने आपको एक खराब से खराब जो नाम है, चाहे हिटलर कहे, चाहे रावण कहे, चाहे मौत का सौदागर कहे, चाहे कोई गद्दाफी कहे, चाहे सद्दाम हुसैन कहे, जितने नाम आपको देने थे आपको मिल चुके हैं। आपने भगवान शंकर बन के वो पूरा विष गटक लिया है, जहर निकल लिया है। अब इन जहरीले बाणों का आप पे असर होने वाला नहीं है। इसलिए इस जो आहुति का काम चल रहा है, देश हित में जो यज्ञ अभी सुलग रहा है, सुलग में आहुति देने का काम कर रहे हो, एक आहुति आपकी तरफ से और
जनसंख्या नियंत्रण बिल को आप ले आइए। ये जितने लोग हो हल्ला करने वाले करते रहे, आप पास कीजिए। आने वाले समय में देखिए देश की तकदीर बदलने में समय नहीं लगेगा। अभी भी लोगों से बहुत ही, जो मेरे युवा साथी है, जो मेरे अपने, जो मुझे जानते, जो नहीं भी जानते, इस वीडियो के माध्यम से जो मुझे सुनेंगे, अभी भी मैं कह रहा हूं, गैस के दाम 50 या 100 रुपये बढ़ने को एक राष्ट्रीय इश्यू मत बनाइए। पेट्रोल के दाम 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, 5 रुपया बढ़ जाते हैं तो ये नेशनल इश्यू नहीं हो सकता है। टमाटर और प्याज के दामों पर हम लोग अक्सर सरकारें गिराते आए हैं, पर ये देश के लिए ये जो मुद्दे इश्यू नहीं बन सकते हैं, क्योंकि सबसे पहली बात है कि ये देश सुरक्षित रहेगा तो हम रहेंगे, हम विकास कर पाएंगे, और हम उस गति में तेजी से आगे बढ़ते जा रहे हैं। और इसलिए यदि विरोध करना है, मोदी का विरोध करना है, तो किसी वाजिब मुद्दे पे कीजिए। आप किसान आंदोलन के नाम पे पूरे देश में जो आग लगाने की जो तैयारी चल पड़ी, वो अलग बात है कि उनका वो किसान आंदोलन टाइफिस होता हुआ नजर आ रहा है। और जिनके इरादे नेक नहीं होंगे उनके आंदोलन कभी सफल हो भी नहीं सकते हैं। जिनके मन में देश के हित के लिए यदि कुछ करना चाहेंगे तो वो सफल जरूर होंगे, पर जहाँ राष्ट्र हित नहीं है, राष्ट्र हित के ऊपर व्यक्तिगत हित जब हावी होने लगते हैं, इसलिए तब ऐसे किसी भी आंदोलन के बारे में सबसे बड़ा सवालिया निशान लगता ही रहेगा। मोदी जी, आप इसी प्रकार से आप फैसले लेते रहिए और आपको लेने ही पड़ेंगे। और मैं तो चाहता हूं कि साथ में जाते जाते अपना उत्तराधिकारी भी तय करके जाइए। अपने उत्तराधिकारी रूप में योगी जी जैसे किसी व्यक्ति को थोड़ा अभी से थोड़ा ट्रेन करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि हमें सिर्फ भारत का सिर्फ आज नहीं देखना है, हमें भारत का भविष्य भी देखना है। हमें हिंदुत्व की ताकत भी देखनी है, हमें हिंदुत्व की हमें एकता भी देखनी है। हम कभी किसी भी धर्म के लोगों को कभी परेशान कर नहीं सकते हैं, पर हम पे कोई आ चाहे, हमारे हिंदुत्व पे कोई आ चाहे तो हम उसे बर्दाश्त भी नहीं कर सकते, क्योंकि पिछले 70 सालों से बर्दाश्त करने की जो जन्म गुट्टी इन सेकुलरवादियों ने हमें पिला रखी है, हिंदुओं को जो पिला रखी है, वो बहुत हो चुका। उसका हम 70 सालों में जो हर्जाना भुगतना था वो हम भुगत चुके, पर अब नहीं। ये देश जगा हुआ है, हिंदू जगा हुआ है, और ये ऐसा नहीं कि गहरी नींद में फिर से सो जाए। इसलिए जाते जाते कुछ ऐसे काम कर जाइए कि आने वाला समय, आने वाला हिंदुस्तान और आने वाले कल के हिंदुस्तान का जो मुस्तकबिल है, जो उसका भविष्य है, वो आपको सैकड़ों सालों तक आपको याद करते रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। यदि आप में से किसी ने मेरा यदि यूट्यूब वीडियो चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज कर दीजिए। आपका मन हो तो कर दीजिए, ताकि बीच बीच में आपको कुछ चीजें मुझसे आपको सुनने मिलती रहेगी। हो सके कि आपके कमेंट के माध्यम से आपकी राय को मैं जानता रहूंगा, आपकी प्रतिक्रियाओं को मैं समझता रहूंगा। और ये बस ये जो भी कुछ कहता हूं तो एक लगता है कि एक मन के अंदर टीस है, एक कट्टर हिंदू होने के नाते नहीं, एक कट्टर हिंदुस्तानी होने के नाते हम चाहते हैं कि भारत फिर से इस संसार का विश्व गुरु बने। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारती।